जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग जो है कि 41 नंबर सेट को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 40 सेट तक कंप्लीट कर लिया है। 40 सेट जो है कि कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग चैनल पे भी नए हैं वो लोग 40 सेट को जाकर देख लें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको उसका लाभ मिल सके। इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ आर एस एजुकेशन पे मिलता है, और टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हिस्ट्री का भी सेट चल रहा है शाम में 4 बजे। तो आप लोग जो है कि ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का नाम है एजुकेशन मॉल। तो यहाँ आप लोग आकर ज्वाइन होइए और अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो टाइमर आपका स्टार्ट है, और टाइमर केवल 10 सेकंड का रहता है। जो लोग नहीं जान रहे लेकिन जो कंटिन्यू होंगे उनके पता होगा कि टाइमर कितने देर का होता है। चलिए, यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पे जो है कि मोतीलाल नेहरू और कौन, चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर जो है कि स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? तो जनवरी 1923 में, ठीक है। और इसकी गठन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और इस समय ये चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू महासचिव थे, ठीक है। इसका उद्देश्य था स्वराज पार्टी का गठन करने का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारत को स्वराज दिलाना, अर्थात राज दिलाना, है ना। स्वराज का मतलब ही होता है राज्य, तो राज्य आजादी दिलाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए, यहाँ पे टाइमर खत्म होने वाला है। चलिए, टाइम की समाप्ति होती है। ऑप्शन निकल के आ गया है बी, सिकंदर महान जो है कि भारत पर आक्रमण किया था। कब? 1926 में। और 1956 में क्या था? तो उसका जन्म था। 1926 में भारत पर आक्रमण किया। फिर 1925 में वो भारत से लौटा, और 1923 में क्या किया? उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ? अरस्तु में, सॉरी अरस्तु बोल रहा हूँ, बेबीलोन में। अरस्तु तो उसके गुरु थे, है ना। किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। और सेल्यूकस निकेटर जो था ये इसका सेनापति था, सिकंदर का। और जल सेनापति आपसे पूछेगा तो निर्याकस आपको याद रखना है। और उस घोड़े का क्या नाम था? तो बहुकेफला घोड़ा था, जिसे कि झेलम नदी के झेलम नदी के पास जो है कि बहुकेफला नामक नगर भी सिकंदर ने बसाया था। तो किसके नाम पे? तो इसके अपने घोड़े बेउकेफला के नाम पे। चलिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो चलिए, टाइमर स्टार्ट है। चलिए, यहाँ पे समय की समाप्ति होती है, और ऑप्शन हमारा जाएगा बी, राजगृह में। राजगृह में जो है कि प्रथम बौद्ध सभा की समाप्ति होती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, चतुर्थ बौद्ध सभा और पंचम बौद्ध सभा, ये चारों का जो है कि प्रथम तो मैंने बता दिया, और नेक्स्ट जो है कि 4 और जो रेस्ट बचते हैं, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कहाँ हुआ था, कौन अध्यक्ष थे, और कौन उस समय के शासनकाल में थे। यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन के अनुसार प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था। और इसका शासक कौन था उस समय? तो अजातशत्रु था। और इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी बौद्ध संहिता के में जो है कि 2 पिटक में जो है कि विभक्त हो जाता है। बौद्ध उपदेश जो है कि 2 पिटक में विभक्त हो जाता है, सूत पिटक और विनय पिटक। ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए, समय की समाप्ति होती है, और हमारा आंसर आएगा ए, कन्नौज तथा प्रयाग। कन्नौज तथा प्रयाग जो है कि ये सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ पे 2 सम्मेलन करवाए थे, ठीक ना। और ये जो है कि सम्राट हर्षवर्धन ये अंतिम हिंदू राजा थे, ठीक है, जो कि किस वंश से संबंधित है? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित है। इसने कन्नौज तथा प्रयाग में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन करवाया था। किसने? हर्षवर्धन ने। और कन्नौज सभा में चीनी यात्री हेन त्सांग जो था मतलब ये भाग लिया था। अब मेरा प्रश्न फिर आपसे है कि हेन त्सांग तो ये हेन त्सांग तो जो है कि
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री का आपको नाम बतलाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को भी कुछ करते चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे प्रवचन सुन लीजिएगा तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? चलिए समय की समाप्ति होती है और ऑप्शन जाएगा डी 1940। 1940 में जो है कि मुस्लिम लीग के तरफ से पृथक समाज यानी कि अलग समाज अलग जो है कि राष्ट्र की मांग की जाने लगी, है ना। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की थी, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। और कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने विभाजन करो और जाओ का नारा दिया। कहाँ पे? कराची, क्योंकि ये अधिवेशन कराची में हो रहा है तो इसीलिए इसने कहा मुस्लिम लीग ने कि विभाजन करो और जाओ, मतलब जो कराची में थे उनको कहा था जाओ, ठीक है। और इसका 1940 में विभाजन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन में ये आपको याद रखना है, मांग हुआ था। किसने मांग किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना है और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, है ना। और चैनल पे जो लोग नए हैं उनको सब्सक्राइब करना तो भाई कंपलसरी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता सब्सक्राइब करने का, है ना। चलिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले किस चीज़ से संबंधित है? तो वो अंग्रेजी शिक्षा को हमारे भारत में लॉर्ड मैकाले ही लाए थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के देन हमारे भारत में किसका है? तो लॉर्ड मैकाले का बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड मैकाले जिस समय अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाए थे तो उस समय जो है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि भारत का वो प्रथम गवर्नर जनरल था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो नहीं जानते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और आपको जाना है ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक वाले सेशन में जाना है। यहाँ पे गवर्नर जनरल कुल 4 वीडियो में भी 4 या 5 वीडियो है, तो ये आपको पूरा वीडियो देख लेना है। तब आपसे जो है कि कहीं से ना गवर्नर जनरल छूटेगा, ना बंगाल का गवर्नर जनरल छूटेगा, ना बंगाल का गवर्नर छूटेगा, ना ही भारत का वायसराय छूटेगा, है ना। ये सब सारी चीज़ें आपसे नहीं छूटेगी। ये वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए। और जो लोग चैनल पे काफ़ी दिन से हैं, कंटिन्यू है, वो उनको कमेंट बॉक्स में ये आंसर बतलाना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 7, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग है? मतलब 7 बहनों का भाग नहीं है, तो वो 7 सिस्टर्स में कौन नहीं आता है इन राज्यों में, ये आपको बतलाना है। तो चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है कि वो 7 सिस्टर्स में नहीं आती है। 7 सिस्टर्स में कौन कौन आता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जबकि सिक्किम इसमें नहीं आता है। ये देखिए मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में। आप लोग देखिए कैसे चलिएगा, ऐसे चलिएगा, ऐसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, है ना। और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लोग क्लॉकवाइज चलिएगा। देखिए अरुणाचल, नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा, मेघालय, असम, हो गया ना 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल, नागा, मणि, मिजो, त्रिपु, मेघा, असम, ठीक है। 2-3 बार ऐसे बोलिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडल कितने हैं, है ना, ये आपको बतलाना है। तारामंडल उस चीज को कहते हैं, तारों के ढेर सारे समूह को क्या बोलते हैं? तो तारा मंडल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 89। टोटल जो है कि 89 तारामंडल है, और इसी तारामंडल में जो है कि हम लोग का भी सूर्य है, ठीक है, क्लियर है। ये देखिए ये ढेर सारे जो है कि ये तारा हैं, और यही सब तारा जो है कि बहुत सारे तारा को मिला के एक जो है कि तारा बनाया गया है। तो वैसा वैसा जो है कि 89 तारा मंडल हैं। समझ रहे हैं कितना सारा हो जाएगा, है ना। मात्र सूर्य हमारा एक मतलब
क्या बोलते हैं कि हमारे गैलेक्सी में सूर्य जो है कि एक तारा है, और ऐसे ऐसे सूर्य के जैसे कितने कितने तारे मिलाकर जो है कि 89 तारामंडल बने होंगे, वो केवल एक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी हरिकेन का एक अन्य नाम है। तो हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया में जिसको बोलते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन को किस नाम से बुलाया जाता है? तो बिली बिली। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात टोटल दो तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ हरिकेन की हमारे क्वेश्चन में बात किया है। तो हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और इसको नापने के लिए सारिफ सिमुपशन मापन इसका है। इसके द्वारा हरिकेन की क्षति वगैरह नापा जाता है कि क्या क्षति किया है हरिकेन। हरिकेन जो है कि अमेरिका में हरिकेन ही बोला जाता है, भारत में इसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं, और बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, और टाइफून जो है कि कहाँ बोलते हैं? तो चीन में बोलते हैं। ये देखिए इस तरीका से होता है, मतलब एक चक्रवात ही हम लोग इसे कह सकते हैं हरिकेन को। तो यही क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था कि हरिकेन को क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में? तो विली विली बोलते हैं, ये आपको याद रखना। टाइफून कहाँ? चीन। चक्रवात कहाँ? भारत। हरिकेन कहाँ? अमेरिका। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सफलता से संबंधित है? तो देखिए ये क्वेश्चन का कितना बड़ा दायरा बढ़ा दिया। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सफलता से संबंधित? अरे सीधा बोलिए ना भैया कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किस आर्टिकल से संबंधित है। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। लेकिन क्वेश्चन की प्रवृत्ति ऐसे कर देते हैं ना कि लड़का देख के डर जाता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं बना। लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ही हल्का है ना। और आपको पता है कि धार्मिक ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल आपका 25 से 28 तक हम लोग फंडामेंटल राइट में हमारा है। 25 से 28 धार्मिक कार्यों का है ना। ये देखिए यहाँ पे 25 से 28 आपका धार्मिक कार्य हो गया। तो 25 में क्या दिया गया है? तो किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। 26 में किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ आंसर है। 27 में जो है कि कर नहीं लग, किसी भी धर्म पे किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। और 28 में क्या है? तो किसी भी धर्म को हम अपनाने किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, या फिर किसी भी धर्म का कुछ कोई बात सुनने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए धर्म के बारे में कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। ये हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विभिन्न राजनीतिक दलों की सभी कृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? देखिए कितना भारी भरकम क्वेश्चन है। अरे यार सीधा क्वेश्चन बोलो ना कि राष्ट्रीय पार्टी और प्रादेशिक पार्टी को जो है कि कौन जो है कि राष्ट्रीय दल घोषित करता है। सीधा बोलो क्वेश्चन। तो आंसर जाएगा हमारा ए, चुनाव आयोग। क्योंकि अरे भाई कहने का मतलब कि कौन राष्ट्रीय पार्टी है, किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है, कहाँ चुनाव कराना है, क्या करना, ये सब किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है, मंत्रिमंडल का काम है, पार्लियामेंट का काम है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, चुनाव आयोग। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए यहाँ पे चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे 223 और भाग 15 में याद रखेंगे। इसकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति करते हैं। जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसकी कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मतलब 6 वर्ष कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए अगर वो 2001 में है तो 6 वर्ष कब हो जाएगा? 2007 हो जाएगा। 2007 में रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसका उम्र जो है कि ये 6 वर्ष के दौरान में ही 2003 में मान लीजिए कि वो 65 वर्ष का हो गया, तब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसको जो है कि पद से हटाया कैसे? ये तो रिटायरमेंट की मैंने बात कर दिया कि उसका कार्यकाल कैसे होगा। लेकिन अगर पद से हटाना है, मान लीजिए पद से कब हटेगा? जब किसी तरह का कुछ गलत काम किया हुआ तब ना पद से हटेगा। तो वो कैसे हटेगा? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही इनको भी हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियरी रिव्यू कार्यपालक का मतलब डैश अधिकार होता है। तो क्या अधिकार होता है ये आपको बतलाना है। तो चलिए यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर जाएगा बी, संविधान विधि का विधान की संवैधानिक वैधता की परीक्षा। अब बताइए, ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, बस क्वेश्चन इतना ही कह रहा है।
और हाँ, एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, बस इतना ही बोल रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू कब होगा? जुडिशियल रिव्यू का मतलब अर्थ क्या है? तो किसी भी चीज की समीक्षा करना। जैसे अगर जो है कि कोई कानून बना है ना, कानून बना है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कानून में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है कि नहीं है, जो कानून बना है वो किसी के फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या है? एक तरीका का रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, है ना। तो बस यही लैंग्वेज दे दिया है। तो संविधान विधि, है ना, संविधान विधि मतलब लॉ, विधान की संवैधानिक वैधनीयता की परीक्षा, है ना, परीक्षा है ये, इसको जांचना है। तो यही चीज कहा गया है कि उच्च न्यायालय में के जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। अब देखिए, इसका आर्टिकल आपसे कभी पूछ देगा तो आपको याद रखना है कि अगर हम उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट की हम अगर बात करते हैं तो उसका आर्टिकल जाएगा 226 और 227, ठीक है। और अगर उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करते हैं तो 32 और 136, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 13। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज याद रखिएगा, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, हल्का है, बहुत ही हल्का, आसानी से बन जाएगा, लेकिन उसका लैंग्वेज इतना भारी भरकम देता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे को समझने में। तो ये आपको थोड़ा ये क्लियर कब होगा? प्रैक्टिस से, है ना। चलिए आते हम लोग अपने यहाँ क्वेश्चन में 13 नंबर में। तो यहाँ आंसर हमारा जाएगा डी, सॉरी बी, अरे यार सी, विटामिन के। विटामिन के जो है खून के जमने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात विटामिन के जो है कि खून को जमा देता है ना। अच्छा, अब इसके अगर हम रासायनिक नाम की बात की जाए तो फिलोक्लोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अब कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक काम है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये तीन का आपको रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 14 है हमारा, नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नींद जो हम लोग सोते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, है ना, और पढ़ाई लिखाई 22:30। तो चलिए इसके अध्ययन को भी जान लीजिए आप लोग क्या कहते हैं। चलिए इसके अध्ययन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए, हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी, नींद के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्नोलॉजी। न्यूरोलॉजी बोलते हैं अपना दिमाग के अध्ययन को, मानव शरीर में नाड़ी तंत्रिका वगैरह की अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी बोलते हैं। फोनोग्राफी उससे बोलते हैं जो ध्वनि लेखन में काम आता है। और पॉलीग्राफ झूठ बोलने वाला मशीन है ना। अगर देखते हो आपने कई सारे फिल्म में देखा होगा कि झूठ बोलने वाली मशीन होती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो ये प्रकलन समिति क्या है? तो प्रकलन समिति ऐसी समिति है जो किसी भी चीज की समीक्षा करती है, किसी भी चीज को राय देती है। तो किसे राय देगी? तो ये आपका राय देगी जो कानून निर्माता है ना। ये आपका क्या बोलते हैं, बजट में जो है कि ये इस प्रकलन समिति अपना सुझाव देती है कि कैसे बजट पेश करना है, क्या करना है, ये सब जांच वगैरह भी करती है ना। तो इसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1 साल का होता है ना। इसके सदस्य का कार्यकाल आपका 1 साल का होता है। ये केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ठीक है। जो प्रकलन समिति के सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं और इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसका कार्य बजट में सम्मिलित अनुदान जांच करना और लोक व्यय को मितव्ययी में सुझाव देना, है ना, सुझाव देना। और इसका काम बजट में बजट की जांच करना कि बजट ठीक तरीके से है कि नहीं, इसके बारे में सुझाव देना वगैरह वगैरह, इसका प्रकलन समिति का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। चलिए समय की समाप्ति होती है, चलिए समय खत्म होता है। ऑप्शन जाएगा ए, वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन तो हो गया जो ठोस से गैस में बन जाता है ना, वो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए वाष्पीकरण यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, समुद्र जल में नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है हमारा, विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है? तो विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार काम करता है? लेंस का नियम, फ्लेमिंग के नियम, फैराडे के नियम या फिर ओम के नियम? तो टाइमर आपका खत्म होने वाला है। चलिए समय समाप्त होता है और ऑप्शन हमारा निकल गया फैराडे का नियम। फैराडे का नियम जो है कि विद्युत मोटर के नियम पे काम करता है और पंखा, विद्युत पंखा भी फैराडे के नियम पे ही काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष नहीं है? अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है?
कितने लोग हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ऑप्शन हमारा जाएगा ए। और अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष कितने हैं? तो चलिए अस्थाई अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए, जर्मनी। अस्थाई अध्यक्ष की बात की जाए तो टोटल 5 जो है कि इसके 5 जो है कि अस्थाई अध्यक्ष हैं। देखिए आप लोग कैसे याद रखिएगा, अगर मैं इसे मैप बनाता हूँ, है ना, अगर इसे मैं मैप बनाता हूँ तो मैं किधर से चलूँगा, मैं दाएं से बाएं की ओर मूव करूँगा। ये मैं आपको याद करवा रहा हूँ क्या, तो 5 जो अस्थाई अध्यक्ष है उसके बारे में। और अस्थाई जो प्रत्येक जो है कि इसमें अस्थाई अध्यक्ष 10 होते हैं, लेकिन ये प्रत्येक 2 साल की अवधि के लिए बनते हैं और फिर नया आ जाता है। तो अस्थाई इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अस्थाई में कैसे आपको याद दिलाता हूँ। इधर है रूस, ठीक है, फिर चाइना, फिर हम लोग कहाँ आ गए, तो हम लोग किधर आ गए, यूरोप में। तो यूरोप में आपका फ्रांस, इंग्लैंड और इधर अमेरिका। 5 हो गया ना जी, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, बस हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 19, सहसंयोजक होने का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक होने का क्या उदाहरण है, तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए, अच्छा सॉरी आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर जाएगा सी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 20, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। टाइमर आपका स्टार्ट है और आपको बतलाना है किसे परिभाषित करता है। लास्ट क्वेश्चन है, लाइक करते चलें। चलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सी, दाब। ये जो है कि दाब को प्रभावित करता है। कौन? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबीय बल दाब को प्रभावित करता है। तो चलिए आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग को लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को लिख सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका समाधान किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय